हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पंकज चावत ऑनलाइन नॉलेज के ऊपर। रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर अपन पढ़ रहे थे। पहले अपन ने पढ़ लिया अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड डिसऑर्डर। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक से। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्स के इन्फेक्शंस और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर अपन पढ़ेंगे। इससे में आज पहला जो अपन डिसऑर्डर पढ़ेंगे एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये एक अच्छा टॉपिक है और अभी जो कोरोना चल रहा है उसके हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मोस्ट कॉमन और मोस्ट डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है ये कोरोना डिजीज़ का। कोरोना के अंदर जो पेशेंट की डेथ हो रही है वो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की वजह से हो रही है। इसमें क्या रेस्पिरेटरी एकदम से फेलियर हो जाता है, पूरा लंग जो वाइटिस हो जाता है, पूरे लंग के अंदर क्या होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है। उसका पूरा अपन प्रोसेस इस वीडियो में अपन समझेंगे। क्या इसके पीछे पैथोफिजियोलॉजी रहती है, क्या इसके कारण रहते हैं, क्या इसके साइन एंड सिम्टम होते हैं। एग्जाम पर्पज के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अभी कोरोना में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ रहा जाता है। तो इसमें नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने को समझना होगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल मैंने अपने एक्सपीरियंस में जो देखा है उसी से अकॉर्डिंग और बुक्स से रिलेटेड मैं इसके अंदर डिस्कस करूंगा। एक्यूट रेस्पिरेटरी, इसके अंदर लंग्स पूरा क्या हो जाता है, वाइटिस हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह से लंग्स इसमें होता था, पूरा फ्लूइड इन्फिल्ट्रेशन होता है बायलेटरल लंग्स के अंदर। फ्लूइड तो कैसे भरता है, उसका क्या कारण रहता है, उसके पीछे क्या फिजियोलॉजी पैथोलॉजी रहती है, वो अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने मेरा वीडियो या मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप मेरे पूरे सारे वीडियो पूरे सिस्टम वाइज सिस्टम अपन चलेंगे और सारे वीडियो आप अपने यूट्यूब चैनल पे पा सकें और पढ़ सकें। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं डालूंगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपका सपोर्ट मिलता रहा तो अच्छे से अच्छे वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो की इस कड़ी में अपन चलने एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम क्या होता है। तो एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम क्या है, इसको एक अडल्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। इसको एक्यूट लंग इंजरी के नाम में भी जाना जाता है, बट ये लेस सीवियर फॉर्म होता है। ठीक है। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ये सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, सेकेंडरी प्रॉब्लम्स होती है, ये प्राइमरी प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंडरी का मतलब ये होता है, प्राइमरी जो एक तो डायरेक्टली डिजीज उसी के कारणवश होता है, किसी वजह कारण होता है और ये डायरेक्ट कोज हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। ये आईडीएस किसी दूसरे कोज होते हैं, उसकी वजह से पेशेंट क्रिटिकल होता है और क्रिटिकल होने के बाद इसके अंदर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। तो ये एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम क्या है, ये एक सेकेंडरी डिजीज होता है। एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम occur when fluid build up in the tiny elastic air sacs। जो लंग्स की स्मॉलेस्ट यूनिट जो एल्यूलाई है उसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है। द फ्लूइड कीप योर लंग्स फ्रॉम फिलिंग विथ इनफ एयर। जो जहाँ पे एयर भरना चाहिए था उस वाली जगह पे क्या फिल हो जाता है, फ्लूइड भर जाता है, विच मीन्स लेस ऑक्सीजन रिच योर ब्लड स्ट्रीम, जिसकी वजह से क्या होगा, गैस एक्सचेंज यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैस जो एक्सचेंज है वो डिस्टर्ब हो जाता है। गैस एक्सचेंज डिस्टर्ब हो जाने की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई जो है, ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती है। दिस डिप्राइव योर ऑर्गन्स ऑफ द ऑर्गन द नीड टू फंक्शन। तो जिस जिस तरह से जैसे ही ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो ऑक्सीजन की क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी, तो लंग्स और ज़्यादा फंक्शन करने के लिए डिप्राइव होगा। और ये जब फंक्शन ज़्यादा करेगा तो ये जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगी, और वर्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वर्ज होती है, इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसमें अपने को क्या ध्यान रखना होता है, क्या प्रोसेस होता है, वो अपन पढ़ेंगे। व्हेन इट अकर एआरडीएस कैन लीड टू रेस्पिरेटरी फेलियर और डेथ। जब ये रेस्पिरेटरी एआरडीएस हो जाता है तो उसके बाद रेस्पिरेटरी फेलियर होने के चांसेस होता है, क्योंकि जो ये ऑक्सीजन की डिमांड, अगर आप ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पेशेंट की पूरी नहीं कर पाते हैं तो इसके अंदर एआरडीएस में बेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरी करना। बॉडी की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट अगर आप पूरी नहीं कर पाते हैं तो ये क्या लीड करेगा, आपका रेस्पिरेटरी फेलियर। और जब रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा तो पेशेंट की क्या हो जाएगी, डेथ। तो इसमें जो बेस्ट नर्सिंग जो और डॉक्टर्स जो मैनेजमेंट करते हैं वो किसके लिए करते हैं, ऑक्सीजन। इसमें एक अच्छी बहुत ही बुरी बात ये होती है कि आप ऑक्सीजन सप्लाई देते हुए भी यहाँ पे ये आईडीएस तभी डायग्नोस किया जाता है। इसके कुछ क्राइटेरिया है, जिसमें से पहला एक क्राइटेरिया ये है कि जब किसी पेशेंट
पेशेंट को आप ऑक्सीजन दे रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लीमेंट देने के बाद भी उस पेशेंट 100% ऑक्सीजन देने के बाद भी अगर पेशेंट की सेचुरेशन 90 से अबव ना जाए, तो उस वाली कंडीशन, जब ऐसी कंडीशन क्रिएट होने लगती है और उसके एक्सरे कराते हैं और उसमें वाइट मोटर टंग अगर देखने को मिलती है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका लंग्स जो है वो किस टाइप का हो जाएगा, उसमें ARDS डेवलप हो रहा है। ठीक है, ये नॉन कार्डियोजेनिक होता है। इसके अंदर जो पल्मोनरी एडिमा जो कोज होता है वो नॉन कार्डियोजेनिक होता है। इसमें किसी प्रकार का हार्ट का इन्वॉल्वमेंट पहले नहीं होता है, ना लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, विदाउट लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। इसमें लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर का कोई साइन एंड सिम्टम नहीं होता है। कोज इसका जो है वो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर नहीं होता है। इसमें अदर कुछ कारण होते हैं, वो अपन आगे के अपने इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो sudden and progressive pulmonary edema, increased bilateral infiltration seen on chest radiography, severe hypoxemia, progressive loss of lung compliance characterize ARDS। lungs compliance मीन्स क्या होता है, compliance मतलब lungs की फूलने की जो कैपेसिटी है, lung एक्सपांसन की जो कैपेसिटी है उसको क्या बोला जाता है, एक्सपांसन कैपेसिटी ऑफ लंग क्या कहलाता है, कॉम्प्लियंस। तो ये क्या हो जाती है, इसकी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने की वजह से लंग्स पूरा फूल नहीं पाता है और एयर जो है उसके अंदर फूल नहीं पाती है, तो गैस एक्सचेंज यहाँ पे अच्छे से नहीं हो पाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं, ये डिसऑर्डर से क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो इसका जो सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इज द मेन सिम्टम ऑफ द ARDS। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेन सिम्टम क्या होता है इसका, मोस्ट सीवियर और मोस्ट कॉमन और मेन सिम्टम इसका क्या होगा, आपका सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, SOP। आपने कोरोना में भी देखा होगा, SOP शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कोरोना में भी जो क्या होती है, होने लगती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इसका बेस्ट साइन हो रहा है कोरोना में भी। तो ARDS अगर डेवलप होता है तो इसका जो पहला साइन होता है वो क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ पेशेंट में हो रहा है और उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, हाइपोक्सीमिया, इनसफिशिएंट लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड डिस्पाइट सप्लीमेंट ऑक्सीजन एट द 100%। उसको ऑक्सीजन देने के बाद भी उसकी जो सेचुरेशन है वो इनसफिशिएंट होगी, 90% से कम होगी। तो ये वाली कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। ये लो ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड लो blood oxygen level and inability to get oxygen to normal level is hallmark of ARDS। ये हॉलमार्क साइन होता है इसका ARDS का, ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाना हॉलमार्क साइन होता है। विदाउट ऑक्सीजन के बावजूद भी पेशेंट का जो ब्लड ऑक्सीजन लेवल है वो डिक्रीज होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हॉलमार्क साइन ऑफ ARDS क्या है, हॉलमार्क साइन जो है वो है लो ब्लड ऑक्सीजन लेवल विथ ऑक्सीजन सप्लीमेंट। 100% ऑक्सीजन सप्लीमेंट के बावजूद भी इसका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ब्लड ऑक्सीजन लेवल जो है वो डिक्रीज रहेगा। ये इसका हॉलमार्क साइन है। और मेन साइन इसका क्या है, फर्स्ट साइन क्या बोल रहे हैं, अर्ली साइन, ARDS डेवलप हो रहा है, उसका अर्ली इंडिकेटर क्या है, तो वो आपकी क्या है, सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिस्निया होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो रहा है तो उसी का दूसरा वर्ड में अपन बोल सकते हैं डिस्निया। इंक्रीज नीड ऑफ ऑक्सीजन टू मीट बॉडी डिमांड, जैसे ऑक्सीजन की कमी होगी तो डिमांड होगी और ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे, द नीड फॉर ऑक्सीजन विल इंक्रीज एज फ्लूइड बिल्डअप इन लंग्स एंड कॉम्प्लियंस वर्स। ठीक है, नीड फॉर ऑक्सीजन विल इंक्रीज की बढ़ जाएगी एज फ्लूइड बिल्डअप इन द लंग्स, फ्लूइड बढ़ जाने की वजह से, और कॉम्प्लियंस क्या होगी इसकी, वर्स हो जाएगी, एक्सपांड होने की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। पल्मोनरी एडिमा होगा, फ्लूइड, क्योंकि फ्लूइड बिल्डअप इन द पल्मोनरी एडिमा क्या होता है, पल्मोनरी एडिमा का जो मीन्स अपन समझे तो जैसे कि ये आपका हार्ट है, ठीक है, हार्ट है, ये राइट साइडेड है, ये लेफ्ट साइडेड है। राइट साइडेड हार्ट क्या करता है, ये आपका लंग्स है जैसे कि, ठीक है, ये लंग्स है। अब यहाँ से ब्लड आपका यहाँ जा रहा है और यहाँ से ब्लड आपका लेफ्ट साइड में आ रहा है, ठीक है। तो इस वाले कंडीशन में पल्मोनरी एडिमा मींस क्या होगा, अब लंग्स के अंदर आपका क्या हो गया, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो गया, यहाँ पे हो क्या हो गया, फ्लूइड एक्यूमुलेशन। तो जो इधर से फ्लूइड जा रहा है वो आपका लंग्स के अंदर क्या होगा, अंदर जा नहीं पाएगा। तो फ्लूइड यहाँ पे क्या होने लगा, इस वाले जगह में, ये पल्मोनरी जो वेन है उसके अंदर क्या होगा, ब्लड एक्यूमुलेशन होने लगेगा, इसके अंदर क्या होने लगेगा, एडेमा खोज होगा। और तो इसी वाली कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, पल्मोनरी एडेमा। दूसरा, ये इसमें फ्लूइड जा ही नहीं रहा है तो ये फ्लूइड इधर से वापस आ ही नहीं रहा है, तो इसीलिए इसमें बोला जाता है। बाकी तो क्या होगा, जैसे कि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है तो उस वाली कंडीशन में ऐसी
कंडीशन क्रिएट होती है एआरडीएस वाली। लेकिन यहाँ पर जब एआरडीएस में इस वाली कंडीशन, उस वाले कंडीशन को इन्फिल्ट्रेशन होगा तो निमोनिया जैसी कंडीशन होती है। पर यहाँ पे आपके लेफ्ट साइडेड इसकी कोई भी इसके अंदर कोज नहीं होता है। यहाँ पे कोज क्या होता है, फ्लूइड इन्फिल्ट्रेशन होने की वजह से या लंग पेरेन्काइमा के डैमेज हो जाने की वजह से एआरडीएस कोज होता है। तो पल्मोनरी एडिमा अपन समझ रहे थे, तो इस तरह से फ्लूइड यहाँ पे बिल्डअप हो जाएगा और इसी को अपन क्या बोलते हैं, पल्मोनरी एडिमा। ब्रीथिंग रेट ग्रेटर देन 20 ब्रीथ, तो इसको क्या बोलेंगे, टेकिपनिया हो जाएगा। लेबर्ड ब्रीथिंग जो बोलते हैं, फास्ट जो ब्रीथिंग होता है उसको लेबर्ड ब्रीथिंग के नाम से भी जाना जाता है। मोर देन 20 आपको ब्रीथ देखने को मिलेगा, फास्टर ब्रीथ हो जाएगी। डिक्रीज ब्रीथ साउंड, फ्लूइड एक्यूमुलेशन होने लगेगा। फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो उसकी जो लंग्स की साउंड अगर आप सुनेंगे तो साउंड अच्छे से, क्योंकि गैस एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है, ऑक्सीजन जो एयर है वो लंग्स के अंदर नहीं जा रही है, तो डिक्रीज क्या होगी, ब्रीथ साउंड। जैसे जैसे कंडीशन वर्ड्स होती है लंग्स की साउंड डिक्रीज होती है। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, अगर कोई पेशेंट एआरडीएस या किसी लंग डिजीज से ग्रसित है और उसकी डॉक्टर्स है उसका ब्रीथ साउंड सुन रहे हैं, अगर उसका साउंड ग्रेजुअली डिक्रीज होता जा रहा है, मीन्स क्या हो रहा है, जब इसका ग्रेजुअली डिक्रीज हो जा रही है मतलब वो कंडीशन क्या हो रही है, वर्ज हो रही है, वो कंडीशन और खराब हो रही है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखें इसका, क्योंकि यहाँ पे हार्ड हियरिंग थ्रू द फ्लूइड इन एल्वेओलाई, नो एयर मूवमेंट इन कोलैप्स एल्वेओलाई, एयर मूवमेंट कुछ भी नहीं हो रहा है, तो साउंड भी यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, अच्छे से साउंड नहीं दिखाई देंगे। एंजाइटी सेकेंडरी टू गेटिंग इनफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से क्या पेशेंट में एंजाइटी देखने को मिलेगा। यहाँ पे रेल रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, रेल मतलब क्रैकल साउंड, क्योंकि यहाँ पे क्या है सुनिए, फ्लूइड जो है, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया, लेकिन ऑक्सीजन तो अपन लेने की कोशिश करेंगे। तो जब ऑक्सीजन अपन लेने की कोशिश करेंगे और फ्लूइड वहां पे, तो फ्लूइड जब ऑक्सीजन एयर जो है आपकी वो किसी फ्लूइड के अंदर से पास होती है, तो जो साउंड आती है जैसे बबलिंग साउंड टाइप की, उस तरह की यहाँ पे साउंड देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं क्रैकलिंग या रेल रेस्पिरेशन। एयर मूविंग थ्रो फ्लूइड इन एलुलाई एंड स्मॉल एयरवे और इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन नॉट हियर इनिशियली, स्टार्टिंग में नहीं देखा लेकिन बाद में ये आपको सुनाई देने लगे, देने देती है, उसको बोलते हैं रेल रेस्पिरेशन। रेल रेस्पिरेशन अगर आप साउंड देखें तो किसी फ्लूइड के ऊपर से जब एयर जाती है तो वो जो जैसी साउंड बनती है वो साउंड होती है आपकी रेल रेस्पिरेशन। इसके अंदर विजिंग साउंड देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे इंफ्लामेशन डेवलप और म्यूकस इज क्रिएटेड, द नैरो एयरवे क्रिएट साउंड एज एयर ट्रेवल थ्रू द नैरो एयरवे। जब भी विजिंग साउंड का मतलब होता है जैसे बांसुरी बजा रहे है ना, पतली जगह से अगर कोई नैरो एरिया से कोई एयर जो जाती है और उसकी जो जब आवाज जो आती है उस तरह से आवाज अगर आएगी तो उसको बोलते हैं विजिंग साउंड। नॉर्मली अगर अपन बात करें हैं किसी पतले एरिया से जब आवाज आती है तो जैसे विस्लिंग साउंड जो आती है उसी को बोला जाता है विजिंग रोंकाई साउंड। अगर आप देखते हैं तो इन्फ्लामेशन की वजह से ये साउंड अपने को देखने को मिलती है। रेस्टलेस होगा क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होगी, तो ये बेस्ट साइन होता है जब भी ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाती है, जब पेशेंट अनकॉन्शियस पेशेंट है, अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर अगर ऑक्सीजन की अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर अगर ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होता है तो उसका मेन साइन क्या होता है, रेस्टलेसनेस। पेशेंट क्या होगा, हाथ पांव पछाड़ेगा, उसको रेस्टलेस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। अगर ये ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती गई और आप इसको मैनेज नहीं किया तो आपने को क्या देखने को मिलेगा, साइनोसिस ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजनेशन। और इसके अंदर जो बेस्ट जो देख लास्ट में जो देखने को मिलेगा, पेशेंट क्या होगा, ब्रीथिंग ऑक्सीजन के लिए डेप्राइव्ड करेगा, ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाएगी तो वो क्या करेगा, ब्रीथिंग ज़्यादा लेबर्ड ब्रीथिंग करेगा, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे उसकी कैसी कंडीशन हो जाती है तो वो क्या करता है, अपनी एसेसरी मसल्स को भी यूज़ करता है। तब वो किसका साइन होता है, आपके जो उसका मतलब ये हो रहा है कि अब रेस्पिरेटरी फेलियर होने जा रहा है। एसेसरी मसल्स वैसे नॉर्मली यूज़ नहीं होती है, ओनली डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स जो होती है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। एसेसरी मसल्स ज़्यादा इसमें ज़्यादा अपनी यूज नहीं होती है। बट इसके अंदर देखिए, लुकिंग रिट्रैक्शन बिटवीन द रिब्स इंटरकोस्टल्स एंड बिलो द स्टर्नम सब स्टर्नल, आपको रिट्रैक्शन देखने को मिलेगा जब भी अपन एसेसरी मसल्स यूज करना ज़्यादा यूज होना चालू हो जाता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है। जब भी ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है उस वाली कंडीशन में अपने को एसेसरी मसल्स जो है वो उसमें यूज आ रही होती है, जैसे स्टर्नोक्लेविटोमास्टोइड मसल्स। कुछ एसेसरी मसल्स जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये
सॉरी, इसके अंदर आपका वीडियो सही से दिखा नहीं पा रहा हूँ इसमें, एक मिनट। ये जो देखिएगा यहाँ पे, ये जो मसल्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। स्टर्नोक्लेविडोमास्टोइड मसल्स जो है वो आपकी कहाँ होती है, ये स्टर्नोक्लेविडोमास्टोइड मसल्स, ये है क्लेविकुलर हेड, पेक्टोरलिस मसल्स, ये पेक्टोरलिस मसल्स, स्टर्नल हेड, सबक्लेवियस, पेक्टोरलिस मेजर, सार्टोरियस एंटेरियर। जब सार्टोरियस एंटेरियर मसल्स जो है ये, और ये स्पेनोक्लेविकुडोमास्टोइड मसल्स, स्पिनोक्लेविकुडोमास्टोइड मसल्स, जब ये मसल्स और ये मसल्स यूज होने लग जाती है, वैसे रेस्पिरेशन में ये सिर्फ एक्सपांड करने में यूज होती है, लेकिन अगर इसका एक्सेसिव यूज होने लगता है, इसका मतलब क्या हो रहा है, पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर की ओर जा रहा है। ये क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी फेलियर। इसकी वजह से क्या होगा, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन देखने को मिलता है, या सबस्टर्नल रिट्रैक्शन यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा। पूरा जैसे कि अपन खींच रहे होते हैं ना चेस्ट, गर्दन को एकदम खींच के जैसे अपन ऐठन की तरह जब करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, उस तरह की कंडीशन अपने को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये था पूरा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। कल अपन डिस्कस करेंगे ईटियोलॉजी के बारे में, और ईटियोलॉजी से रिलेटेड इसकी पैथोफिजियोलॉजी। तो इसमें हमेशा ध्यान रखें, मोस्ट जो सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हाइपोक्सिया, ये इसके डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इसका मस्ट मेन फर्स्ट अर्ली साइन होता है। किसी ये एक सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, सेकेंडरी प्रॉब्लम होती है। तो ध्यान रखें, जब भी किसी रेस्पिरेटरी की वजह से अगर पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की ओर जा रहा है, और उसकी ऑक्सीजन 100% सेचुरेशन के बाद भी, सॉरी 100% ऑक्सीजन के बाद भी मेंटेन नहीं हो पा रही है, मतलब पेशेंट किस तरफ जा रहा है, ये आईडीएस एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की ओर बढ़ रहा है। तो कोरोना के अंदर भी यही होता है, पेशेंट पहले शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलती है, और पेशेंट एकदम से किस में चला जाता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। कल अपन ईटियोलॉजी और उसकी फिजियोलॉजी समझेंगे कि कोरोना कहाँ पे इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम डेवलप होती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच।